नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में जो सबसे बड़ा महाकुंभ होता है लोकसभा का चुनाव, उसका सेमीफाइनल खेला गया। 5 राज्यों में चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में अप्रत्याशित परिणाम के साथ सत्ता में आई। सभी आकलन फेल हुए, सभी सर्वेक्षण फेल हो गए। लोग जिस तरह की बातें करते थे सारी चीजें नगण्य दिखी। जब परिणाम सामने आया, मध्य प्रदेश में 230 में 163 सीट, राजस्थान में 199, 200 में 199 पे चुनाव हुआ, 115 सीट, छत्तीसगढ़ में 90 में 54 सीट। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन के बाद कहा जाने लगा है कि 24 का सेमीफाइनल भाजपा ने जीत लिया है। फाइनल की तैयारी अब कांग्रेस और विपक्ष को करनी चाहिए। इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के दिनेश कौशल जी हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के चिरपरिचित चेहरा संजीव वर्मा जी हैं। संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में शिक्षाविद राजेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बधाई जिनको मिलनी चाहिए, पूरा देश बधाई दे रहा है, तो हम लोग भी बधाई के साथ ही उनसे बात करते हैं। संजीव वर्मा जी, 3 राज्यों की जीत की, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, आपको भी। क्या आप लोगों को लगता था कि इतना गुम जो आप लोगों को सीट मिली है, जिस तरह का परिणाम आया है, इस तरह की जीत आपको मिलेगी? क्योंकि हम लोग भी देखते थे, जो भी सर्वेक्षण आए, जो भी एग्जिट पोल आए, आपके भी लोग बैठते थे, वह भी उसी से सहमति जताते थे। और कई बार तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी लगता था कि कोई राज्य वापस नहीं आ रहा है। लेकिन परिणाम आने के बाद जिस तरह की खुशी है और जिस तरह पूरे देश में माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो ये पूछना लाजमी बनता है, ये जायज है कि क्या आप लोगों को लगता था इतना अच्छा परिणाम आएगा? संजीव वर्मा जी। संजय जी, देखिए, चुनाव परिणामों से पहले भी जी आप ही के चैनल पर और अन्य भी कई चैनलों पर डिबेट हुई, और उस डिबेट में मैं भी आपके साथ सहभागी था। और मैंने उस समय भी पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहा था कि हम तीनों राज्य बहुत अच्छे बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और एक विश्वास से लवरेज होकर मैंने इस बात का उल्लेख किया था। विश्वास इस बात का था कि माननीय मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, उसके ऊपर पूरा जितना भी आम जनमानस है वो पूरी तरह से विश्वास करता है। हम माननीय मोदी जी जो बात कहते हैं उसको जनता बहुत सीरियसली लेती। उनका बोला हुआ एक एक शब्द यक्ष एक मतलब पत्थर की लकीर की तरह होता है। और आप ये देखिए, 2019 में माननीय मोदी जी ने जनता वो किसानों को बोला था कि किसान सम्मान निधि हम 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे, जबकि राहुल गांधी जी ने कहा हम 72,000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे। तो 6,000 और 72,000 में 12 गुने का अंतर होता है, 6,000 और 72,000। लेकिन माननीय मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया, और राहुल गांधी जी की जो गारंटी थी उसको पूरी तरह सिरे से नकार दिया। तो यह है विश्वास का एक आलम जो माननीय मोदी जी बोलते हैं, तो जनता भी पूरा उसके ऊपर विश्वास करती है। और ये एक तरह से उनकी जो रीति है, नीति है, और जो एक साफ नियत से, साफ वही से वो बात करते हैं, तो एक आत्मनिर्भर भारत की और सबसे बड़ी बात संजय जी क्या है, देखिए, चाहे नल से अगर नल की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हमने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन काम किया है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के तहत हमने काम किया। हमने कोई तुष्टिकरण को बीच में नहीं आने दिया, बल्कि हमने संतुष्टिकरण के ध्येय पर हम लोगों ने काम किया। और जिसका एक बहुत बड़ा एक सद परिणाम हुआ, जनता ने हम पर विश्वास किया और 3 राज्यों में
प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण के साथ आपने काम किया। दिनेश जी बड़ी अच्छी बात कही संजीव वर्मा जी ने, और चीजें तो आप भी समझ सकते हैं। सारे भ्रम टूट गए, कांग्रेस के नहीं भाजपा के जो एक रणनीति थी उसके सामने पूरा विपक्ष धराशायी हो गया। तो क्या जो ये हवा बनी थी वो केवल दिखावी थी? दिनेश जी जी देखो, ये तो अभी सेमीफाइनल या आप 3 राज्यों में अगर जीते उसमें भी आप देख लीजिए कांग्रेस पूरी टक्कर कांग्रेस से रही। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग आप देख ही रहे कितना दुरुपयोग हुआ। और 1500 शिकायतें मानेंगे नहीं आप? नहीं, 1500 शिकायतें चुनाव आयोग से 1500 शिकायतें हुई, जिसमें आप देख लीजिए कि इसमें पैसे का सब जो 1500 शिकायतें उसमें ईवीएम में भी कई जगह कितना बुरा हाल है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही और उस वजह से काफी कांग्रेस को नुकसान भी हुआ, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं। और आने वाले चुनाव में कांग्रेस 24 में मतलब आप अपनी हार को भी स्वीकार करने में डर रहे हैं? हार तो हारे हैं, लेकिन आप देख लीजिए ना कि किस तरीके से कितना सत्ता का दुरुपयोग करा भारतीय जनता पार्टी ने। सारे मान लेना साहब कि केंद्र में जो विकास हो रहा है किया जा रहा है, अभी उसकी काट आपके पास नहीं है, मानने में क्या दिक्कत है? काट अब आप देखिए ना कि हर जगह कांग्रेस टक्कर में रही है, पूरी तरीके से लड़ी है। और उसमें आप ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कहीं पीछे रही। उसमें जो जिस तरीके से पूरा कैबिनेट मंत्री और सारे प्रधानमंत्री और पूरा पैसे का और धन का जो दुरुपयोग जिस तरीके से राजनीति है, चुनाव है, इसमें मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं लगेंगे तो क्या करता चुनाव लड़ेगा? लौटूंगा मैं आपके पास। राजेश जी, एग्जिट पोल सभी फेल, सभी समीक्षाएं फेल, सभी समीक्षक फेल, सभी भविष्यवाणियां फेल, किस नजर से देखा जाए? देखिए इसमें बहुत कई नजरिए के साथ बात है। भाई एग्जिट पोल पे ये भी प्रश्न उठते हैं जी। एग्जिट पोल चूंकि मैं मैनेजमेंट से भी जुड़ा हूँ और प्रबंध, तो उसमें हम जब भी कोई रिसर्च कराते हैं तो उसमें सैंपल साइज की बात आती है। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज अगर सैंपल साइज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती तो हो सकता है कि जो उन्होंने परिणाम प्रेडिक्ट किया है उससे काफी उलट आता है। शायद एक त्रुटि तो ये भी नजर आती है, जितने से पॉलिटिस्ट हैं जो हमारे जो एग्जिट पोल से जुड़े हुए उनको फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ, क्योंकि खासतौर से एमपी में तो बहुत बड़ा उलटफेर है। तो अगर एग्जिट पोल की बात करें, छत्तीसगढ़ तो कहीं से भी कोई नहीं मान के छत्तीसगढ़ में 90 में 54 बहुत, इसको तो आप कर सकते हैं पूर्ण बहुमत नहीं, बड़ी ठोस सरकार लेके आ गई। यहाँ पर हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा। दूसरी ये बात है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अंडर करेंट। अंडर करेंट में क्या होता है कि जैसे अगर आप 2014 की बात करें तो कुछ बहुत वरिष्ठ पत्रकार, कुछ बहुत वरिष्ठ शेफोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि नहीं साहब मोदी साहब नहीं आएंगे। 2019 में भी ये ऐसी कुछ प्रेडिक्शन थी, लेकिन बाद में उन्होंने ही बहुत ही साफ गोई से इस बात को स्वीकार किया कि शायद हम जो अंडर करंट था उसको भाप नहीं पाए। जैसे एमपी में लाडली योजना था, उसके बारे में बहुत पॉजिटिव फीडबैक है और काफी अच्छा काम लाडली योजना ने किया है। तो कुछ चीजों में हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी हम कोई किसी चीज का विश्लेषण करें तो गुण दोष जो योजनाएं चल रही हैं उसमें क्या सफल रहा क्या असफल रहा, और शायद इस बात को भी विपक्ष को देखना पड़ेगा कि उनके जो शीर्ष नेतृत्व है या उनके जो कैडर है उन्होंने कितनी मेहनत की, उसका हो सकता है कि शायद आम जनता तक अपनी संदेश नहीं पहुंचा पाए। चलिए, आपका कहना सीधे है कि अंडर करेंट था, इसको भाप नहीं पाई विपक्ष। संजीव वर्मा जी, मोदी मैजिक था कि सही में जो वहां की सरकार, जो विपक्ष में भी आप बैठे थे, आपने अपनी बातों को रखने में उस रणनीति के तहत रखी जो रणनीति आपको केंद्र के द्वारा दिखाया गया, बताया गया? क्योंकि जो परिणाम आए हैं वो परिणाम बता रहे हैं कि मोदी मैजिक के साथ साथ स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया मेहनत भी रंग लाया है। संजीव वर्मा जी। संजय, देखिए
मैं बारी बारी बात करता हूँ। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का जो कार्य था, लाडली योजना और अन्य बहुत सारे काम किए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे मातृशक्ति के सुदृढ़ीकरण की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, और तमाम क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन काम हुआ। और सबसे बड़ी चीज क्या थी, जो हमारा संगठन मध्य प्रदेश में इतना मजबूत संगठन है कि आप प्रदेश से लेके पन्ना प्रमुख तक इतना पूरे लेकिन संजीव वर्मा जी जहां सबसे मजबूत है वहीं के मुख्यमंत्री आपने नहीं बताए। आपने शिवराज सिंह को क्यों नहीं कहा कि यही मुख्यमंत्री होंगे? डर रहे थे क्या? संजय जी देखिए, ये काम हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, इसका ना नहीं ऐसा है ना, मेरी बात सुनिए। कमल के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के नाम कमल नहीं मानते बात है। हम कमल के नाम पर चुनाव चिन्ह के नाम पर, अपने जो कमल के नाम पर हमने चुनाव लड़ा, चाहे आप मध्य प्रदेश देखें, छत्तीसगढ़ देखें, चाहे तेलंगाना देखें, चाहे राजस्थान देखें, चाहे मिजोरम देखें। और ये आपको मिजोरम में भी आपने जी। और आप ये देखिए, तेलंगाना जैसी जगह जब एक सीट पे थे, हमने 8 पे छलांग लगाई है, तो हर जगह हमारी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और जहां अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा, मैं कल भी 1-2 डिबेट थी और वहां पे भी मैं बार बार एक्सपेक्ट कर रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता एक चीज जो इनकी चिर परिचित है वो बोलनी भूल गए, वो आपने भी बोल दी। वो था ईवीएम की गड़बड़ी, है ना, क्योंकि जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम परफेक्ट होता है, और जहां आप हारते हैं वहां ईवीएम गड़बड़ होता है। बहुत अच्छा आपका वो है। और जिस तरह से आपके बड़े नेता राहुल गांधी जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्री मोदी जी का लगातार अपमान करते रहे, उनको अपशब्द कहते रहे, और पनौती जैसे घृणित शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने उनके लिए किया। आज पूरे देश ने बता दिया है कि पनौती कौन है। और मैं सोचता हूँ इस तरह के घृणित शब्दों का जो एक जवाब देने का काम भी जनता के द्वारा किया गया। और आप ये देखिए, वंचितों को न्याय देने की बात हो और तुष्टीकरण जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर हावी रहा, और हम संतुष्टिकरण की बात करते रहे, हम सबको एक समान न्याय देने की बात करते रहे, एक समान लाभ देने की बात करते रहे, उसके ऊपर जनता ने विश्वास किया और कांग्रेस की झूठी गारंटियों को जनता ने एक सिरे से नकारने का काम किया। और मैं सोचता हूँ 3 राज्यों में प्रचंड जीत का एक बहुत बड़ा कारण है। और आने वाला जो 2024 का जो चुनाव है, उसमें हम इससे भी बेटर स्थिति में होंगे। 400+ का जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम पूरी तरह से अचीव करने जा रहे हैं। और समय बहुत निकट है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जो लगातार डिवाइडेड रूल की बात करती रही, जो जातिगत जनगणना की बात करती रही, भाई को की बात करती रही, लेकिन हमने कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं करी। हमने जहां पर भी अपना जो चुनावी भाषण थे, उसमें हमने केवल और केवल विकास की बात करी। कैसे विकास हो, कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे जीडीपी को डेवलपमेंट करें। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, उसका हम लोगों ने उल्लेख किया। जो धरातल पर हमने काम किया, उसका हमने उल्लेख किया। और राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार से 6,810 रेप और मर्डर की घटनाएं हुई, और वहां के मुख्यमंत्री गहलोत जी पूरी तरह से मौन साधे रहे, और उन्होंने इतने घटिया बयान दिए कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और 50% 50% रेप केसेस झूठे दर्ज होते हैं। तो एक तरह से वो उन रेपिस्ट की पैरवी कर रहे थे, उनको बचाने का
काम कर रहे थे, और जिस तरह से लाल डहरी और भ्रष्टाचार और घोटाले पूरी तरह से हावी रहे, सर तन से जुदा के वहां पर नारे लगते रहे और सर तन से लौटते वो सब पे भी चुनाव पे और आज केवल आप खुशी का सारी शुभकामनाएं लीजिए, बधाई लीजिए संजीव जी, ये सब फिर चलती रहेंगी। संजय जी, मेरी बातों का उल्लेख इसलिए समझ, ये सारे भी फैक्टर बने, ये सारे भी फैक्टर बने हैं, और क्योंकि जिस तरह से बहुत सारी खामियां थी, उन सारी खामियों की वजह से लोगों ने उनको नकारने का काम किया, मोदी जी को उसको एक्सेप्ट किया है। हाँ, तो सब कुछ एक्सेप्ट है जो आप कहोगे सर, सारी दुनिया मानने को तैयार है। आपने प्रचंड जीत हासिल की है। दिनेश जी के पास आते हैं। दिनेश जी, ये जो अंडर करेंट था, स्पेशली अगर बात की जाए राजस्थान की, बात की जाए छत्तीसगढ़ की, कैसे कांग्रेस जैसी पार्टी समझ नहीं पाई? आप हवा में थे क्या? आपको जो कॉन्फिडेंस था, ये सही में हकीकत में ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप लौट रहे हैं? कहां से गलती हुई? अगर प्रथम दृष्टया पहली नजर में देखा जाए, ये गलती क्या गलती मान सकते हैं इसको आप? क्योंकि ये प्रचंड जीत है भारतीय जनता, हमें तो लगता, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, भाजपा के लोगों ने नहीं सोचा होगा जो प्रचंड जीत मिली है। दिनेश जी, तो गड़बड़ है। आप देखो, आप एग्जिट पोल भी देख लो, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, अभी ईवीएम का गड़बड़ है या क्या है भाई? अगर सत्ता का उपयोग है जिस तरीके से इन्होंने, श्रीमान जी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता आप ही के हाथ में थी, नहीं वो छोटे सत्ता आप ही के हाथ में थी, तरीके से इंटरेस्ट आप ही के हाथ में ज्यादा वो ले नहीं रहे, लेकिन और जैसे बड़े राज्यों में जानबूझकर कुछ ना कुछ तो है। अब आप तो गड़बड़ तेलंगाना में कैसे नहीं गड़बड़ हुआ? वहां भी गड़बड़ कर सकते, करना ही था, वहां भी करते ही, तेलंगाना में भी कर देते हैं, सफाई कर देते, तो फिर तो गोल पट्टी पूरी खुल जाती। अच्छा, थोड़ा तब तो फिर आप आने वाले 50 साल आप वापस नहीं आ पाओगे। कह रहे हम लोग कि भाई आपसे आप मान रहे हो, आप मान रहे हो, सारे लोग कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर से कराए चुनाव, तो सभी लोग पूरे सभी जगह अमेरिका जैसे जगह में, अमेरिका जैसे जहाँ पर इतने हमसे भी आगे काफी, हाँ देख लो आप बैलेट पेपर से होता है। अमेरिका, श्रीमान जी, अमेरिका का एक मिनट, अमेरिका का आप उदाहरण दे रहे हैं, तो अमेरिका के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने और अमेरिका के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने देश की आलोचना दूसरे देश की धरती पे नहीं करी होगी। किसी बात को भाजपा की आलोचना करेंगे भाई, भाजपा की आलोचना को देश की आलोचना, देश की आलोचना बोल देते हैं। भाजपा की आलोचना अगर आपकी सरकार के बारे में अगर आपकी सरकार के बारे में बोल रहे हैं, भाजपा की सरकार के बारे में बोल रहे हैं, तो देश की आलोचना कर रहे हैं, देश के तोड़ मरोड़ तक आप सारी जगह चुपचाप है। वहां पर आपने क्या बात सुनी? हिमाचल में आपने कर्नाटक में आपकी सरकार मिली जुली सरकार की, आपने क्या बात सुनो? वहां पर क्या आपने गलत काम किए थे? ठीक है, राजेश जी के पास आते हैं। राजेश जी, ये जो परिणाम आया है, ये क्या 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 सिखाता है? क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल आए, जो भविष्यवाणियां हुई, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और देश की कभी शीर्ष पे बैठी हुई सबसे ज्यादा समय तक सत्ता पे राज की हुई पार्टी, ये मान के चल रही थी कि 2 राज्य तो वापस आ ही रहे हैं, मध्य प्रदेश भी वो पैनल लेके चल रहे थे। ये सारे जो समीकरण फेल हुए हैं, तो क्या ये माना जाए कि मोदी मैजिक अभी भी जिंदा है और वो खुल के? कोई दो राय नहीं है कि मोदी मैजिक है। अगर आप कोई भी अभी यहाँ पर हम एग्जिट पोल की और दुनिया भर की उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठा रहे थे, लेकिन ये बात सच है कि जितने भी सर्वेक्षण आए, कम से कम मोदी के नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं चढ़ा। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि मोदी मैजिक बरकरार है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात उभर के आ रही है जी, कि जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ समझती है,
जनता को जहां लगता है कि कर्नाटका में, क्योंकि मैं उस संयोग से उस समय मैं कर्नाटका मौजूद था और मैंने कई लोगों से वहां बात की और उस बातचीत में ही मुझे इंडिकेशन मिल गया था कि कांग्रेस इज कमिंग बैक टू द पावर। ये मैंने उसी समय बात कर दी। तो जब देखिए, हार को स्वीकार करना उसमें कोई बुराई नहीं। और दूसरी चीज है, जब आप व्हेन यू टेक लेसन, यानी जब आप हार को स्वीकारते हैं तो आप सबक लेते हैं और सबक सीख कर उसके बाद आप उसमें सुधार करें। अगर आप डिनायल मोड में होंगे तो वो आपके लिए खतरनाक। अपनी हार पहुंचेंगे तो बात अलग है। आप सीखिए, हार से सीखिए। और कांग्रेस ने सीखा है, इस बात से कोई शक नहीं है कि अगर हम बात करते हैं, जब बार अक्सर ये प्रश्न उठ जाता है कि साहब ईवीएम गड़बड़ था या हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी सूचिता में प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हो जाता है, तो फिर तो पुराने मुद्दे उठाना शुरू करेंगे। तो फिर तो जब लैंड स्लाइड विक्ट्री हुआ करती थी कांग्रेस की, तब तो विपक्ष ने, मुझे लगता है, तो यहाँ पर क्योंकि मैं मानता हूं क्योंकि एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए सक्षम विपक्ष होना बहुत आवश्यक है और उसका उदाहरण हमने हिमाचल में देखा है और हमने उसका कर्नाटका में देखा है। तो हार की स्वीकारिए, सबक सीखिए और उसके साथ आप इम्प्रोवाइज करिए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा थी, उससे मास ये सारे जो समालोचक हैं, समीक्षक हैं, इस बात को मानते हैं कि एक परिपक्व नेता के तौर पे भी वो उभरे। तो अगर ऐसा देखा जाए, ये स्ट्रॉन्ग विपक्ष की बहुत सख्त आवश्यकता है, लेकिन ये जब ही संभव होगा जब विपक्ष अपनी गलतियों से सीखे। लेकिन कई चीजें राजेश जी इस चुनाव में देखने को मिला कि भ्रष्टाचार के नाम पे जिस तरह से केंद्रीय मंत्री के बच्चे के सामने लाया गया, बेटे को, उसकी चीजों को सामने लाया गया, उसके वीडियोग्राफ्स आए, सब कुछ आए, लेकिन अंत में परिणाम क्या निकला? परिणाम के बाद ही तो कहा जा रहा है ना कि मोदी का जादू, क्योंकि सारी चीजें दूर हो गई, हर चीजें आदमी भूल गया, मोदी का चेहरा देखा, कमर पे मोहर मारा। तो क्या यह लगता है कि 24 तक अगर इसी तरह से रही तो कांग्रेस अभी से हार मान के चले? ये बात तो लगभग, मतलब अगर कोई बहुत बड़ा अपवाद नहीं हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज 2024 में तो मोदी मैजिक मुझे लगता है। चलिए संजीव वर्मा जी, आपकी जो खुशखबरी है, अच्छी बात भी है, लेकिन रह रहा कि जैसा स्टेट में होता है दूसरे राज्यों में, अन्य राज्यों में आप देखिए कभी कभी आपका राज छीना जाता है, कांग्रेस सत्ता में आती है और कांग्रेस की ही आपसे टक्कर होती है। तो क्या लोकसभा में आपकी टक्कर आज भी आप मानते हो केवल और केवल कांग्रेस से? संजय, देखिए, आप यदि उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होती है और यहाँ चाहे आप जिस तरह से इनका घमंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, तो इंडिया अलायंस की पोल भी अभी इन 3-4 जगह के जो चुनाव उसमें पूरी तरह खुल गई, जहाँ कमलनाथ जी ने अखिलेश को बोल दिया, कौन अखिलेश हम नहीं जानते, और अखिलेश जी ने भी फिर पलट के बोल दिया, रखो पाँव यूपी में फिर बताते हैं। तो और इसी तरह से कई और उदाहरण हुए। आम आदमी पार्टी के साथ भी इनकी बड़ी तकरार हुई और बाकी जो उधर के लोकल पार्टीज थी इनके साथ भी। और मैं सोचता हूँ अभी जिस तरह से ये लोग अलायंस की बात कर रहे हैं, 2024 से पहले ही इनकी पूरी तरह से हवा निकलने वाली है। और ये जो इस तरह के जो प्रयोग पहले भी कई बार होते रहे, लेकिन एन मौके पर जब चुनाव से पहले वो में बिखराव देखने को मिला। और जिस तरह से अभी ये चुनाव 4 राज्यों का 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें हमारी सरकार के द्वारा, मैंने जैसे पहले आपको बोला, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के ध्येय पर हम लोग ने लगातार काम किया। जहां 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 सालों से जो एक राशन मुहैया कराया गया और इसको अगले 5 साल तक आगे बढ़ा दिया गया है। 4.5 करोड़ जो आवास दिए गए और हर घर नल, उज्ज्वला, आयुष्मान और
जिस तरह से ये तमाम इस तरह की योजनाएं हैं, किसान को किसान सम्मान निधि, किसान को सॉइल टेस्टिंग, किसान को उन्नत बीज, किसान के लिए एक सस्ता यूरिया, सब्सिडी वाला यूरिया, नैनो यूरिया, और कहने का भाव ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक जबरदस्त डेवलपमेंट हम लोगों ने किया, जो जितना काम 70 सालों में हुआ उससे थोड़ा काम हमने 9 वर्ष में कर दिखाया। तो जनता का एक बड़ा विश्वास माननीय मोदी जी की सरकार के ऊपर, और हमारे जहां भी राज्यों में सरकारें, डबल इंजन की सरकारें हैं, उनके ऊपर जनता का विश्वास जागृत हुआ है कि यदि विकास कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितना विपक्ष, उनका ना उनके पास कोई मुद्दा था, ना उनके पास कोई एजेंडा था। उनका एजेंडा केवल और केवल मोदी विरोध था, और मोदी विरोध से मैं सोचता हूँ जनता आजिज आ चुकी है। और जिस तरह से लगातार ये लोग माननीय मोदी जी को गलियाने का काम करते हैं, वो भी उससे भी लोगों ने, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं दिनेश से। सर जी जी, उससे भी जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाने का काम किया। चलिए दिनेश जी, ये बड़ी सही बात संजीव जी ने कहा कि आपका जो अटैक होता सीधे मोदी पे होता, तो क्या आपको अपनी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है? अटैक आप करो भारतीय जनता पार्टी पे करो, आप सीधे सीधे मोदी पे अटैक करते हो। मोदी का मैजिक अगर चल रहा है तो उसे गिराना है, उसे कमजोर करना आज की डेट में कांग्रेस के लिए मुश्किल है। और उसके बाद भी जो मुश्किल काम है आप उसको कर रहे हो, जबकि आपको करना चाहिए कि आप सीधे भाजपा पे अगर अटैक करो तो जो स्थानीय नेतृत्व है वह भी कमजोर होगा, जो भ्रष्टाचार है वह भी उजागर होगा। लेकिन जब आप मोदी पे अटैक करते हो तो मोदी के जो फॉलोअर्स हैं, मोदी का जो जादू चल रहा है, उस पर आप जीत नहीं हासिल कर पाते। ये भी एक बड़ा कारण है आपके लिए। जी, ये तो ये लोग कहते हैं ना कि ये अटैक मोदी पे कर रहे हैं जी, वो तो इनकी जो है, आप देखो महंगाई, हर चीजों पे अटैक करने का मतलब ये सीधा कहते हैं जी मोदी पे अटैक कर दिया। अब इनकी बात को आप सच मानो या झूठ मानो। अब अभी इन्होंने कहा मध्य प्रदेश की बात करेगी, बहुत अच्छा काम, फिर लाडली योजना के नाम पर इन्होंने पैसा बांटा, और क्या अच्छा काम करा। बताओ, पैसा बांटना, पैसा बांट के, और जो जिस तरीके से इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा सब कुछ की जो भी है, आप गैस का देख लो, तो गैस इतनी घोषणाएं की, क्या हो गया? पैसे ही बांट दिए पहले ही। अब मुझे ये बताओ, मैनिफेस्टो की बात करें, अभी ये गैस की बात करें, कर्नाटक में क्या कर रही है आप? गैस में, हिमाचल में सब्सिडी की जो बात, हिमाचल आज क्या सब्सिडी दे रहे में आपने 16 रुपए 50 पैसे कितने रोजगार दिए आपने? 16 रुपए। आप पहले सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदू मुस्लिम किसी चीज में आप विकास के नाम पर, विकास की बात इसके चुनाव रोजगार सिर्फ किसी को सरकारी योजना जवाब दीजिए। धन्यवाद। 4.5% की बात आपने करी कि भाई धर्म की राजनीति में यहाँ क्या है? अब छोड़ दीजिए राजेश जी, ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है और कर भी रही है, जो 80 लाख जो कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं, कोरोना के दौर से जो उन्होंने शुरुआत की है उसे उन्होंने जिंदा रखा है। आज भी घर घर पे इस तरह के जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको राशन दिया जा रहा है। उनके यहाँ पे उनको इस भरोसे नहीं छोड़ा जा रहा है कि पैसा नहीं है तो भूखे रहेंगे। क्या ये बड़ा कारण माना जाए इस जीत का? मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2014 और 2019 में भी ऐसे ही फैक्टर्स नजर आए थे। ये जो उज्ज्वला स्कीम थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसने बाद में जब रिसर्च किया गया तो ये बात साबित हुई कि इसने बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। तो जो ग्राउंड वर्क है, और ग्राउंड वर्क में जब आप
एक छोटे तबके या जिसकी मूलभूत आवश्यकता है यानी रोटी कपड़ा मकान, अगर आप वहां तक पहुंचते, देखिए बड़ी बड़ी बात करना कि साहब हम ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी, ये वो, जो जनता जब जो 80 करोड़ जनता है जिसके पास अभी भी समस्याएं हैं अपने दो रोटी हासिल करने की, उसको यही देखता है कि साहब क्या हमें किसने हमें आवास दिया, किसने हमें रोटी दिया। तो ये जो मूल योजनाएं हैं, जो बेसिक आवश्यकताओं के बेस पर योजनाएं हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, और चाहे वो कांग्रेस करे चाहे वो बीजेपी करे। बीजेपी ने इसमें काफी काम किया, शायद इसका लाभ। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद संजीव वर्मा जी, और धन्यवाद दिनेश कौशल जी। चुनाव का परिणाम आ चुका है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 3 राज्यों में सत्ता में आई, और हर चीज देखने में समझने में भले कुछ लगे, लेकिन जब परिणाम आता है तो आज भी भारतीय जनता पार्टी या कोई भी आदमी ये मानने को तैयार है कि परिणाम मोदी मैजिक की वजह से हो रहा है, और मानना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव के 1 हफ्ते 10 दिन पहले तक परिणाम कुछ होता है, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो परिणाम कुछ हो जाता है, क्योंकि वह जो 10 दिन होता है वो मोदी का होता है, और मोदी उस 10 दिन में सभी परिणाम बदलने के लिए सक्षम साबित होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो राजेश जी ने कहा, एक दौर था, कोरोना का दौर था, लोग भूखे प्यासे थे, लोगों के घर में खाना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय से जो योजना शुरू की गरीब तबके के लिए, जिसके खाना नहीं है उनके अन्न पहुंचाने की, वो आज तक उन्होंने जिंदा रखा है। आज भी कोई भूखे न सोने पाए, इसके तहत 80 करोड़ लोगों तक वो भोजन पहुंचाया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग गलत भी हो, कुछ सही भी हो, कुछ पात्र हो, कुछ अपात्र हो, लेकिन इस चुनाव परिणाम का जो माहौल देखने को मिल रहा है उसमें ये बड़ा कारण जरूर हो सकता है। धन्यवाद व्यक्त करें एबीपी न्यूज।